हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सभी चार्जेस अपने अराउंड एक थ्री डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब टू चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन बनाया था E = फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q। इसका हमने एसआई यूनिट बनाया, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बना था फिर से देख लेते हैं। फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब बात करते हैं डायमेंशन की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में F/Q फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। ये हमने 11th में डिस्कस किया है, mLT-2 डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं डायमेंशन चार्ज की। चार्ज के क्या डायमेंशन होते हैं और कहां से हम चार्ज के डायमेंशन निकालेंगे? तो चार्ज का डायमेंशन हमें करंट के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे देखते हैं, देखिए करंट का फॉर्मूला है, करंट का एक्सप्रेशन है करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? करंट का एसआई यूनिट होता है, वो फंडामेंटल यूनिट है, वो है एंपियर, और टाइम का टी। तो चार्ज का Q = IT होगा, करंट का एंपियर फंडामेंटल यूनिट, टाइम का टी AT। तो चार्ज का डायमेंशन है AT एंपियर टाइम। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायमेंशन बनेंगे? mLT-2 अपॉन चार्ज। चार्ज के डायमेंशन अपने पास क्या हो गए? एंपियर टाइम। ये न्यूमरेटर में लेके जाइए तो क्या बनेगा? mLT-1 होगा, -2 ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, mLT-3 A-1। तो ये किसके डायमेंशन बने? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आप इनके डायमेंशन इसको नोट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन mLT-3 A-1। ओके, तो चार्ज के डायमेंशन, चार्ज के भी लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज के डायमेंशन है आपके पास एंपियर टाइम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, चार्ज का डायमेंशन एंपियर टाइम AT। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन mLT-3 A-1। चलिए, तो ये थे डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड के और चार्ज के। देखिए फिर से, तो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? वही होता है जो फोर्स का होता है। उसको थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लेके जाएंगे फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक हमने फिर से क्या क्या किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कहते हैं, जिसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया और जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वही उसका मैग्नीट्यूड है। और हमने देखा था ये किसके इक्वल था? ये था कि जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? जो फोर्स की होती है, लेकिन कैसे आपको फाइंड करनी है वो देखते हैं। यहां पे आपके पास चार्ज है कैपिटल Q, आपसे बोला गया भाई P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है? जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन किस पे, किसके लिए फोर्स, किस पे अप्लाई हो रहा है फोर्स, उसको समझते हैं। देखिए, आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस कैपिटल Q की वजह से। पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, इसकी वजह से आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। भाई किधर होगी डायरेक्शन, देखते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करना है आपको? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। क्या करना है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए? डायरेक्शन वही होगी same as, direction of electric field will be same as direction of force on assumed positive test charge। ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी चार्ज की वजह से वही होगी जो एज्यूम किए हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे होगी। टेस्ट चार्ज आपको एज्यूम करना है, वो भी कैसा? पॉजिटिव। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है प्लस क्यू की वजह से।
तो क्या करना है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसा चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होता है ताकि ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने एज्यूम किया है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इसकी वजह से किधर फोर्स लगेगा, ये भी प्लस, टेस्ट चार्ज पे कैसा एज्यूम करना है, प्लस 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 मल्टीप्लाई ईच अदर, तो फोर्स कहां लगता है, अलोंग द लाइन। तो अलोंग द लाइन इसको आगे एक्सटेंड करिए, ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा इसकी वजह से। तो जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, सपोज आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे कहां होगी, इसकी वजह से Q चेंज करते हैं क्योंकि ये चार्ज पे Q है, तो यहाँ पे R पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए ड्यू टू पॉजिटिव Q। तो क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करना है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई ईच अदर। तो फोर्स कहां लगता है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, फोर्स कहां लगता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, अलोंग द लाइन, क्योंकि सेंट्रल फोर्स ये। तो यहाँ पे R पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। फिर से आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कहां लगेगा भाई बताइए, R डैश पे। तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करिए, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर। अगर ये यहाँ इस पे कहां फोर्स लगता है, यहाँ लगता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से ये हो गई। ठीक, अब हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास -q चार्ज है यहाँ, अब बोला गया कि इसकी वजह से यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो क्या करना है, डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे रख दीजिए। जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे रखेंगे तो क्या होगा, यस, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। यहाँ पे कहां होगी, नेगेटिव की वजह से इधर होगी। यहाँ पे कहां होगी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ये यहाँ से इधर। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। एक बार फिर, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करिए। जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये दो अलग अलग चीजें हमने देखी, मैग्नीट्यूड kq/r², डायरेक्शन। अब इन दोनों को एक ही एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म मींस यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा। तो देखते हैं, तो सपोज हमारे पास कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें P पॉइंट में, और ये यहाँ से R डिस्टेंस पे है P पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। प्लस चार्ज है हमारे पास Q, जो चार्ज है वो प्लस है। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने एक वेक्टर एज्यूम किया, ये ऐसा ही होगा जैसे कूलॉम फोर्स के लिए किया था वेक्टर फॉर्म। तो एक वेक्टर एज्यूम किया R वेक्टर, ये डायरेक्शन में, R वेक्टर इस डायरेक्शन में। ओके, तो अगर R वेक्टर इधर है तो उसका यूनिट वेक्टर भी उधर ही होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, पहले मैग्नीट्यूड आएगा kq/ डिस्टेंस स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे वेक्टर किधर आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो बताया मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करिए, पॉजिटिव है, अब ये होगी आउटवर्ड होगी इधर की तरफ। तो इधर की तरफ हमने R वेक्टर अज्यूम किया है और R यूनिट वेक्टर भी इधर ही है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे R कैप, R यूनिट वेक्टर। अब इसको समझिए, ये वाला पार्ट जो है kq/r², ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये बता रहा है डायरेक्शन R कैप। R के डायरेक्शन कैसे बता रहा है, जिधर R यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, R यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इस साइड, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की किस साइड है, इस साइड। तो जिधर इसकी डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या ये एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर रहा है, नहीं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो फिर यूनिट वेक्टर का यूज किया है, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, बस ये यूज है। ठीक है, इसका एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं, जैसा हमने लास्ट कूलॉम फोर्स में भी देखा था, E = kq/r3 R वेक्टर। ये कैसे आया, R यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो ये बना अपना R क्यूब।
इस मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है ये मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड ही होता है बस। तो ये टू फॉर्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में, k q upon r square r cap, k q upon r cube r वेक्टर। कंफ्यूज मत होना, r cube r square दोनों अलग अलग हैं। r square तब आएगा जब यूनिट वेक्टर है, r cube तब जब वेक्टर है। तो ये टू फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए आप देखते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितनी बनेगी? तो देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? इसके लिए अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है उसको भी यहां पे समझेंगे। ये हमने कूलॉम लॉ में भी किया था फोर्स के लिए, तो जैसा फोर्स के लिए किया था ये सेम वैसा ही है, उससे अलग नहीं है। जैसा फोर्स के लिए किया ये वैसा ही होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। हमारे पास चार्जेस हैं Q1, हमारे पास एक और चार्ज है Q2, एक और चार्ज है -Q3, और बोला कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ O पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से, Q1 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी इसकी वजह से? अवे, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q2 की वजह से पॉजिटिव है, यहां से O मैं यहां लिख लेता हूं, O इसकी वजह से कहां होगी? अवे, पॉजिटिव चार्ज है E2। Q3 इसकी वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? Q3 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, या हम ऐसे समझ सकते हैं पॉजिटिव प्लस चार्ज रखिए, कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से? इधर। तो ये E3 इस लाइन पे, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, E3 इधर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज वेक्टर सम ऑफ E1, E2 एंड E3। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप सिंपल स्केलर वाइज या अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। जैसे हमने फोर्स में सीखा था सेम वैसा ही है, जैसा कूलॉम फोर्स के लिए किया था ये भी वैसा ही होगा। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चाहिए या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, net electric field at a point is vector sum of electric field due to individual charges। सिंपल, किसी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। एक बार फिर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। क्यों वेक्टर सम? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्केलर वाइज ऐड नहीं करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे। एक बार फिर, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम करिए। ये हमने कूलॉम फोर्स में देखा है कैसे करना है। पहले दो का रिजल्टेंट फाइंड करिए, जो आएगा उस जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो E1, E2 का रिजल्टेंट फाइंड करिए। E1, E2 का जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज वो आया E4, E1, E2 का बना E4, तो फिर क्या करना है? E4, E3 का रिजल्टेंट फाइंड करना है, फिर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आप इसमें कितना सीख पाए। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर से करना वैसा ही है जैसा हमने फोर्स, कूलॉम फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया था, ये सेम वैसा ही होगा। तो चलिए आप देखते हैं अपना कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे। देखिए ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे। देखिए सपोज अपने पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, और इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे, जो यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बतानी है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है।
तो सीधे देख के पता लग रहा है पी पॉइंट पे प्लस चार्ज है, अभी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के, यहां हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमें लिखनी हो तो सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एबी। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, के को के रहने दो, क्यू, क्यू कितना है 2 माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये सेंटीमीटर में है तो ऐसा ही न्यूटन ही आएगा, मीटर कर देंगे। के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10 टू द पावर 9, ये कितना हो गया 2 × 10 टू द पावर -6, तो है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 9 to 18 9 6 10 टू द पावर 3 यूनिट न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन कहां है, अलोंग एपी, अलोंग एपी, अलोंग एपी मींस इधर, अलोंग पीए नहीं करेंगे, अलोंग पीए इधर हो जाएगा, अलोंग एपी इधर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए हमारे पास अभी सिंगल चार्ज था, दो चार्ज दे रहा हूं, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और बोला गया भाई इसकी वजह से दोनों के बिटवीन डिस्टेंस सपोज ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए ओ पे, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, और ओ पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसका मिड पॉइंट है ओ, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, वही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करिए, सपोज ये ए है, ये बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से किधर होगी, ओ पे प्लस चार्ज है, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, बी की वजह से अबे, बी की वजह से अबे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब आपको देख के पता लग रहा होगा आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी कर लें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितनी होगी, ए की वजह से के क्यू 2 × 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस a है, o इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो गई a/2 का होल स्क्वायर, r² a/2 होल स्क्वायर। इसको और ओपन कर लें, क्या मिलेगा, k को k रहने दें, नो प्रॉब्लम, 10 टू द पावर -6 अपॉन a²/4, इसको ऐसा ही रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b, इसकी वजह से k q, q वही है 2 × 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है a/2 होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा k 2 × 10 टू द पावर -6 अपॉन a²/4। अब देखिए 2 वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट होते हैं तो हमने पहले भी देखा है, तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA माइनस EB दोनों इक्वल है, और अपोजिट है तो नेट कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से तो है, लेकिन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। चलिए आगे होगा, अब देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन, ओके तो देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अपने पास 2 चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसके मिड पॉइंट पे, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, देखते हैं कितना आता है, फिर से वही, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस चार्ज है इधर EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, इसकी वजह से कितनी होगी, किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B। ठीक है, देखते हैं अब इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इस A की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, इस वाले की वजह से K Q, Q कितना है 2 × 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, तो ये हाफ कितनी हो गई, यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से ये कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -2 स्क्वायर, r स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखिए k होता है 9 × 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू रख लीजिए 18 × 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर -4, तो ये बना आपका 18 × 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। अब EB देखते हैं, B वाले की वजह से K Q, देखिए फिर से इसमें साइन पुट नहीं करना है आपको, नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन बताएगा, नहीं करना है क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले ड्रॉ कर ली है, उसकी जरूरत नहीं है। तो k q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, मींस 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ये कितना हो गया अपना 9 × 10 टू द पावर 9, सेम आएगा 18 × 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो आ गए, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देते हैं EA प्लस EB, दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दो, 10 टू द पावर 7 कॉमन ले लो, 18 + 18 ऐसे बचेगा, तो ये बचेगा आपका क्या आंसर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 36 × 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 36 × 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम।
किस डायरेक्शन में होगी, दोनों वेक्टर इधर ही है, रिजल्टेंट भी इधर ही बनेगा, तो ये बनेगा आपका इस साइड को क्या बोलेंगे, अलोंग AB, अलोंग डायरेक्शन में लिख लीजिए ब्रैकेट अलोंग AB। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 36 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम इस डायरेक्शन में। प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए इजी है, बस फॉर्मूले आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आ गया, कंसेप्ट आ गया, बाकी सब इजी होता है, फिजिक्स इजी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।